नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 17। इससे पहले दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से दोस्तों 16 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, आज जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था। ऑप्शन देखिए, सातवाहन वंश, शुंग वंश, नंद वंश या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था। तो फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था, शुंग वंश ने किया था। शुंग वंश की स्थापना किसने की दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है। शुंग वंश की स्थापना किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा दोस्तों स्थापना की गई शुंग वंश की। ठीक है, याद रखेंगे। और पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों अश्वमेध यज्ञ भी किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध जो है किससे है। ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, रुद्रदामन, बिंबिसार या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, जूनागढ़ अभिलेख या जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों, क्या हो जाएगा, रुद्रदामन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। जूनागढ़ शिलालेख की बात करें तो जूनागढ़ शिलालेख दोस्तों ये गुजरात के गिरनार पर्वत पर स्थित है। ठीक है, गुजरात के गिरनार पर्वत पर स्थित है। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। और जूनागढ़ शिलालेख से दोस्तों हमें 3 जो है शासकों का लेख मिला है। कौन कौन से हैं 3 शासक जिनका लेख मिला है जूनागढ़ शिलालेख में। नाम याद रखेंगे, सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक हो गया, और रुद्रदामन हो गया, और साथ ही साथ तीसरा नाम हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ये 3 नाम याद रखेंगे दोस्तों। जब भी आपको पूछा जाए जूनागढ़ शिलालेख से तो याद रखेंगे जूनागढ़ शिलालेख दोस्तों, यहाँ पर हमें 3 शासकों का लेख मिलता है। पहला सम्राट अशोक, दूसरा रुद्रदामन और तीसरा स्कंदगुप्त। ठीक है, तीनों याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। या सीधे आप ऐसे कह सकते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, समुद्रगुप्त दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, याद रखेंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और समुद्रगुप्त के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक था दोस्तों। और ये भी याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन किसने कहा, ये आपको दोस्तों पूछा जा सकता है। ठीक है, किसने कहा। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, अगर आपको ये पूछा जाता है तो नाम याद रखेंगे, ए वी स्मिथ। ठीक है, ए वी स्मिथ। ठीक है, ए वी स्मिथ दोस्तों ये एक इतिहासकार थे दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने क्या कहा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। आपको बताना है किस निर्णायक युद्ध के बाद दोस्तों अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व जो है स्थापित हो गया था। ऑप्शन देखिए, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ये आपको पूछा जा सकता है। तो बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ। आपको पूछा जा सकता है किसके बीच हुआ। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध दोस्तों यहाँ पर मुनरो और
मीर कासिम के बीच हुआ। ठीक है, मुनरो और मीर कासिम। ठीक है, मुनरो और मीर कासिम के बीच हुआ दोस्तों बक्सर का युद्ध, जिसमें मीर कासिम जो है हार गया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था पहले भी, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। किसके बीच हुआ? मुनरो और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें मीर कासिम हार गया था। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आंसर करेंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन देखिए, लॉर्ड केनी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो दोस्तों ये याद रखेंगे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, आपको पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था दोस्तों 1845-46 में। ठीक है, याद रखेंगे पहला जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था किन के बीच हुआ था? ये पंजाब में ब्रिटिश सेना और सिख साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो विजयी रहा वो आपका कौन रहा? ब्रिटिश सेना रही। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो इसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? मैंने आपको बता दिया 1845-46 में दोस्तों पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, और पंजाब में दोस्तों ब्रिटिश सेना और सिख संप्रदाय के बीच लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश सेना जो है विजयी रही। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार मैंने जब आपको बताया था 2011 की जनगणना मैंने आपको टोटल समझा रखी है। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा बनते हैं 2000 जो आपकी जो भी रिसेंट जो जनगणना होती है दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी जो है 2011 वाली जनगणना से पूछा जाएगा, क्योंकि इसके बाद अभी जनगणना हुई नहीं है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे किस राज्य में जो है लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? आपको बताना है भारत की जो जनसंख्या में जो ऋणात्मक वृद्धि दर हुई वो किस दशक में दर्ज की गई? ऑप्शन देखिए, 1911 से 21, 1921 से 31, 1941 से 51 या फिर 1931 से 40। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोस्तों याद रखेंगे भारत की जनसंख्या में जो ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई वो की गई दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 से 1921। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। इस दशक में ऋणात्मक वृद्धि दर जो है दर्ज की गई दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ क्यों दोस्तों जनसंख्या में कमी का कारण क्या था? तो जनसंख्या में कमी का कारण था दोस्तों अकाल, प्लेग, महामारी। ठीक है, साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध, ये सभी कारण थे दोस्तों, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, यह कितने राज्यों में फैला है? ऑप्शन देखिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कितने राज्यों में फैला है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, ये आपका 3 राज्यों में इसका विस्तार है। कौन कौन से? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ठीक है,
साथ ही साथ याद रखेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई, आपको पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों कब हुई, 1986 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, नंदा देवी बायोस्फीयर जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसे किस वर्ष जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। ऑप्शन देखिए, 2001, 2004, 2009, 2016। क्या हो जाएगा राइट आंसर। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों ये है आपका उत्तराखंड में, और 21 वर्ष जो है इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 2004 में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कौन सा नेशनल पार्क हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क जो है हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए, हेमिस नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का, हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों ये कहाँ है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों ये हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे। और हेमिस जो नेशनल पार्क है ये पूछा गया था रिसेंट आपके एग्जाम में कहीं कि ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों ये लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में स्थित है आपका हेमिस नेशनल पार्क जो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी आवश्यक है। ऑप्शन देखिए, 20 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है दोस्तों कितनी होनी चाहिए। तो 11 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, 25 साल आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ये आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरोजनी नायडू। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं सरोजनी नायडू जो है दोस्तों यूपी की राज्यपाल रही। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। कब से कब तक रही इसको याद रखेंगे, 1947 से लेके 1949 तक। ठीक है, ये इनका टाइम था जब ये आपका राज्यपाल रही, 1947 से 49 तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इनमें से कौन जो है राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन देखिए, सभापति, राज्यपाल, विपक्ष का नेता, या फिर मुख्यमंत्री। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। तो 13 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, याद रखेंगे, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है, कौन अनुच्छेद 143 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 143 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ऑप्शन देखिए, भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 143 के तहत जो है क्या कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 है दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। आपको बताना है भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। ऑप्शन देखिए, फातिमा बीबी, लीला सेठ, और रूमा पाल, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लीला सेठ। ठीक है, लीला सेठ दोस्तों उच्च न्यायालय की पहली जो है भारत की महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, 44वां, 101वां, 118वां, 120वां। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। कौन सा संविधान संशोधन जो है दोस्तों जीएसटी से संबंधित है। तो 16 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। किससे संबंधित है आपका, ये जीएसटी से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 का आंसर करेंगे, भारत में पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। आपको बताना है भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन देखिए, 2018, 2019, 2020 या फिर 2021। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का। तो भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है दोस्तों कब प्रस्तुत किया गया था, ये किया गया था 2021 में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, विश्व रक्तदान दिवस 2025 कब मनाया गया। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं, 13 जून, 14 जून, 15 या फिर 16 जून। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का। विश्व रक्तदान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो ये हर साल दोस्तों कब मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका और राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हाल ही में हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो आपको बताना है हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं हाल ही में। ऑप्शन देखिए, विजय प्रताप, असीम कुमार घोष, कविंद्र सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो नाम याद रखेंगे असीम कुमार घोष। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है। ऑप्शन देखिए, मंजू राठी राणा, अवनी शर्मा, तनुष्का सिंह या फिर रश्मि पंत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है हाल ही में। तो 20 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मंजू राठी राणा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है, मंजू राठी राणा बनी है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।